सभी को नमस्कार। मैं होशियारमल अपने YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चला था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, उससे पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, राजनीतिक संगठन बने जिन्होंने भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागृति पैदा की 1857 की क्रांति के बाद। तो हम बात कर रहे थे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं। 1885 से लेकर के और 1947 तक प्यारे विद्यार्थियों, इसके 3 चरण, मुख्यतः कितने चरण, 3 माने जाते हैं। उनके ऊपर भी कल हमने चर्चा की थी। आज हम उन्हीं चरणों को विस्तार से देखेंगे। जैसे कि पहला चरण, प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, जो कि उदारवादियों का युग या काल कहलाता है। युग या काल कहलाता है। कहने का मतलब है उस समय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की जो केंद्रीय धुरी थी वो थे उदारवादी, या ये कहो नरमपंथी नेता थे, जिनके इर्द गिर्द भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, उदारवादी, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय संघर्ष या राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का युग या काल कहलाता है और आज उसे ही हम विस्तार से देखेंगे। वहीं हमने बात की थी द्वितीय चरण की, दूसरा चरण जो कि 1905 से लेकर के 1919 तक, जो कि उग्रवादियों का युग या काल कहलाता है। अतिवादियों का भी कहा जा सकता है, अतिवादी कह दो या उग्रवादी। और इस समय स्वतंत्रता संघर्ष या राष्ट्रीय आंदोलन की केंद्र धुरी कौन होंगे? उग्रवादी या गरमपंथी, गरम दल के नेता होंगे। अतिवादी जो व्यक्ति है वो एक प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये था द्वितीय चरण, दूसरा चरण। उसके बाद में तृतीय चरण, जो कि 1919 से लेकर 1947 तक का जो काल होता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है, या गांधीवादी विचारधारा का काल जिसको कहा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। और इस समय जो केंद्रीय धुरी, जो स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की जो केंद्रीय धुरी होगी वो होंगे महात्मा गांधी या गांधीवादी विचारधारा के लोग। तो हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष 3 चरणों में, मुख्यतः 3 चरणों में बांटा जा सकता है इसे, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी, पिछले वीडियो के अंदर भी हमने देखा और आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही आपका सहयोग, स्नेह, प्यार मेरे को मिलता रहे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो विस्तार से। सबसे पहले नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण या उदारवादी काल जिसको कहा जा सकता है, जिसका टाइम पीरियड होगा, समय होगा 1885 से 1905 तक का जो काल कहलाएगा वो उदारवादी काल कहलाएगा। नरमपंथी नेताओं का ये मानो वर्चस्व होगा उस समय। राष्ट्रीय आंदोलन में कह दो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कह दो, कहने का मतलब इनका बहुत बड़ा रोल या भूमिका रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। आ गया ना समझ में? पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। पहला चरण कब से कब और किसकी भूमिका रही थी, किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय चरण कब से कब और इसके अंदर किसकी अग्रणी भूमिका या योगदान रहा और इसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? और तीसरा
तृतीय चरण कब से कब रहा और इसकी केंद्रीय धुरी कौन था, इसे किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब तो कोई डाउट नहीं है ना आपके कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में लड़ा गया था। तो वो 3 चरण कौन कौन से थे, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपके कि पहला चरण कब से कब और किस नाम से, द्वितीय चरण कब से कब किस नाम से और तृतीय चरण कब से कब और किस नाम से जाना जाता है। और मैंने बता दिया इस डायग्राम के द्वारा केंद्रीय धुरी कौन थे उस समय। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, एकदम क्लियर है ना, आ गया ना समझ में। तो हम बात करें पहले चरण की। आज पहला चरण विस्तार से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रारंभिक 20 वर्षों 1885 से 1905, कितने वर्ष? 20 वर्ष होंगे। प्रारंभिक 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं ने किया था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं ने किया था। किन्होंने किया? उदारवादी नेताओं ने। इन नेताओं पर ब्रिटिश उदारवाद का पूरा पूरा प्रभाव था। इन्होंने अपने उदारपूर्ण तरीकों से कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन कर प्रतिवर्ष 1885 में, 86 में, 87 में, जो कि आप देखोगे 29 तक 1929 तक कंटिन्यू अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने कहा ना कि कांग्रेस का अलग से एक वीडियो, एक क्लास मैं आपको बताऊंगा। जो कि अधिवेशन कर राष्ट्रीय जागृति, राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया। किन्होंने? उदारवादी नेताओं ने। किस तरीके से? उदारपूर्ण तरीकों से कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन करके। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का लव जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था उदारवादी काल, उसमें उदारवादी नेताओं की अग्रणीय भूमिका रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा भी कर रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष। इन्हें किन्हें? उदारवादी नेताओं को। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा पूरा विश्वास था। ये कहते थे कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर ईश्वर प्रदत्त है, ये जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, इनका विरोध मत करो। अगर ये एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा गाल इनके आगे कर दो। ऐसे थे उदारवादी नेता जो ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, पूरा पूरा विश्वास था। कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। संवैधानिक तरीकों से, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई विरोध नहीं, एकदम साधारण तरीके से हाथ जोड़ करके, विनती करके, प्रार्थना पत्र दे करके, शिष्टाचार मंडल करके, एक प्रकार से हाँ जी कब जाओगे थे भारत का छोड़ेगा, बता दो जी जाओगा को नहीं जाओ, कैसे हो, ये बातें करते थे उदारवादी नेता। प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना, कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम बात कर रहे हैं उदारवादी काल की महत्वपूर्ण घटनाओं की। प्यारे विद्यार्थियों की उदारवादी काल कैसा था? 1885 से 1905। उदारवादी कांग्रेस नेताओं की कार्य पद्धति प्रार्थना पत्र देना, याचिकाएं देना, याचिका और प्रतिनिधि मंडलों की थी। कहने का मतलब सब बात यही है, उनके आगे हाथ जोड़ने की थी, जी हजूर कहने की थी एक प्रकार से। इसीलिए तो
उदार विचारों की राजनीति को क्रांतिकारियों ने, उग्रवादियों ने, अतिवादियों ने, गर्मपंथियों ने राजनीतिक भिक्षावर्ती कहा है कि आप तो इनके आगे हाथ फैलाते हो, आपकी तो भिक्षावर्ती जैसी प्रवृत्ति है एक प्रकार से। ये बात किसने कही? क्रांतिकारियों ने, गर्मपंथी नेताओं ने कही थी। किनको? उदारवादी नेताओं को, उनकी कार्य पद्धतियों को, उनके कार्य जो पद्धति, कार्य प्रणाली थी, उसको ये बात कह करके पुकारा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। राजनीतिक भिक्षावर्ती, राजनीतिक भिक्षावर्ती, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों इस लाइन पे। सन 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इनका ही वर्चस्व था। जैसे कि हम कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, दिनसा वाचा, ऐसे प्रमुख उदारवादी नेता थे उस समय। उस समय प्रमुख उदारवादी नेता थे। और कहा भी जाता है कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा है। धर्मनिरपेक्ष दल का रहा है क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अवसर प्राप्त हुआ था ऐसा माना जाता है। WC बैनर्जी पहले अध्यक्ष बने जो हिंदू, उसके बाद दादा भाई नौरोजी पारसी, उसके बाद में बदरुद्दीन तेदबादी मुस्लिम पहले, उसके बाद में जारजोल जो कि पहले अंग्रेज। कहने का मतलब हर धर्म के व्यक्ति को मौका दिया गया था। तो कहने का मतलब उदार प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति थे, उदार प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति थे वो धर्म निरपेक्ष थे, धर्म निरपेक्ष थे। उसके बाद में कहा जाता है कि उदारवादी या नरमपंथी, इन्हें क्या कहते हैं? नरमपंथी। जबकि उग्रवादियों को क्या कहते हैं? गरमपंथी। नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पितामह है, भारत का पितामह जिसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, जो एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेताओं में, प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती होती थी, दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद में गौर करना की अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? कहां पे की गई? किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में और ब्रिटेन में की गई भारतीय सुधार समिति की स्थापना। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये मानो संगत असंगत मैच करने में आ जाता है, तो याद रखना धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के साथ मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि भारत का धन है वो विदेशों में, ब्रिटेन में जा रहा है, ये सही नहीं, हमारा धन कम से कम भारत में तो रहना चाहिए। उसके बाद में कहा जाता है कि उदारवादियों के आंशिक दबाव के कारण ही 1892 में चुनाव पद्धति की शुरुआत कर दी। चुनाव पद्धति की शुरुआत अंग्रेजों ने भारत के अंदर की 1892 में। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ था और उसमें ये व्यवस्था की गई थी प्यारे विद्यार्थियों।
भारतीय वेग की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग 1886 में स्थापित किया गया। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय व्यय खर्चे की समीक्षा हेतु कौन सा आयोग बनाया गया और कब बनाया गया? तो धारणा वेलबाई आयोग 1886 में बनाया गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, नरमपंथी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 के लखनऊ, कौन सा? लखनऊ, कौन सा? यहां पे गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, लखनऊ में वे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिन्हें भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक, भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक किसने लिखी? तो ध्यान देना, रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। क्या नाम था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुस्तक का नाम था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि आप देखोगे उदारवादी काल 1885 से 1905 में और कई बड़ी घटनाएं हुई, जैसे कि 12 जून 1905 को गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज का गठन किया, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है पेपर में, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की या कब की? तो 1905 में की और गोखले ने की थी भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी। ये अंग्रेजी नाम भी मिल सकता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हम बात कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद में आप देखो प्यारे विद्यार्थियों 1905 बंगाल विभाजन, तो ये भी उदारवाद की घटना ही कही जा सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 1905 बंगाल विभाजन। उस समय वायसराय भारत के, वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कर्जन द्वारा, बहुत बार आता है बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसके विभाजन का कारण बताया जाता है प्रशासनिक कठिनाइयां, कि बंगाल बड़ा क्षेत्र है, प्रशासन नहीं हो पाता, लेकिन इसका वास्तविक कारण था राष्ट्रवाद को कमजोर करना, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद तेजी से फैल रहा था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर आ चुकी थी, तो उसे कमजोर करना था तथा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी उस समय अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने। वेरी वेरी मोस्ट है 1905 बंगाल विभाजन, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। गौर करना, विभाजन का निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को। विभाजन का निर्णय कब लिया? 20 जुलाई 1905 को, जबकि विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कहा जाता है कि उस दिन लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। तो ये शोक दिवस 16 अक्टूबर, जबकि इसे रद्द कब किया गया? 1911 में, 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था हार्डिंग के द्वारा, जिस समय कलकत्ता से दिल्ली भी भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 से विरोध में, इसके विरोध में स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन शुरू हुए थे। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों कि उस समय 1905 कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष हुए थे, और उस समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया।
जबकि बहिष्कार आगे कौन करेगा? आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शब्द स्वराज्य और बहिष्कार का प्रयोग किया जाएगा। यहां अनुमोदन हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। जो वर्तमान में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रही हैं आत्मनिर्भरता कि चीन को दिखा देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, भारत को भारत की बनी हुई वस्तुएं ही प्रयोग में लेनी है। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, भारी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। तो कहने का लाभ स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। कहा जाता है किसी समय टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जो आगे चल करके 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जब बंगाल का विभाजन किया गया उस समय गोखले ने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है, जबकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने विभाजन पर कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। जो वज्र एक अस्त्र होता है ना, उसकी तरह गिरा है, हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये बात उस समय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कही थी। इसी से मिलती जुलती एक घटना 1906 मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खान ने किया था ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना या गठन 1906, क्योंकि जब विभाजन कर दिया तो अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप ही तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसी जुड़ी हुई घटना हम कह सकते हैं 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल। नरम दल का नेतृत्व तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक करेंगे। जो कि सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करेंगे। और कहां होगा? सूरत में। हालांकि हम कहेंगे 1905 में ही ये मानो कि उग्रवादी सक्रिय हो जाते हैं, जबकि विभाजन आप देखोगे 7 में होगा। तो ये बात की हमने उदारवादियों का जो युग था, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905, कई बड़ी घटनाएं हमने देखी। प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की जो सामाजिक की बुक है उसके अंदर तो निम्न बातें संक्षेप में बता रखी है, तथ्य बहुत कम है, जबकि हमने तो तथ्यों पे गौर किया है क्यों एग्जाम की दृष्टि से तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस या ये कहो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था ना, उसके अंदर उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे। ये लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। ये उदारवादी थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, उस समय का अधिकार बहुत ज्यादा था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे, संबंधित थे और इनका जनसाधारण से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने और उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि
अंग्रेजों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था ये हमारे ऊपर इतना अत्याचार करेंगे। 200-250 वर्ष अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का घोतक था और भारत में बहुत लंबे समय तक इनका बना रहना आवश्यक है। ये कौन कहते थे प्यारे विद्यार्थियों? उदारवादी नेता कहते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, बहुत ही बढ़िया है, गोरा सोना सोना अच्छे अच्छे हैं, गोरे लोग हैं, बहुत ही बढ़िया है और अच्छे हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेजों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण से है। अगर उन्हें पूरी जानकारी हो गई तो हमारे साथ वो न्याय बरतेंगे। बहुत ही बढ़िया हैं, एकदम गोरे हैं और सुंदर हैं, है ना प्यारे विद्यार्थियों? सही बात ये। यही कारण रहा कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की और अधिक ध्यान दिया, वहां जगाने की बात ज्यादा सोची, जैसे कि दादा भाई नौरोजी। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ शिकायतों की ही मांग की थी, जो कि आजादी की नहीं की थी। लेकिन फिर भी उनके मन और हृदय में, कहने का मतलब यही है कि कई विद्वानों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति की कटु आलोचना की थी। लेकिन जो भी हो, इसका तो ये मानो परिणाम यही निकलता है, सत्य यही है कि उदारवादियों ने अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था, अपने तरीके के सहित। क्यों? अपने अपने विचार है अलग अलग, एक प्रकार से कार्य प्रणाली कह दो, कार्य पद्धति कह दो, अलग अलग है, लेकिन हम कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया था प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, उदारवादी काल। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। देखा जाता है कि इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था इनको। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, सत्य असत्य कथनों में आ जाता है क्वेश्चन, तो उस समय जरूर गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आज हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, उदारवादी काल 1885 से 1905। हो गया ना क्लियर? क्योंकि इसमें ज्यादा वैसे घटनाएं नहीं है। अगला जो द्वितीय चरण जो आएगा, उग्रवादी या गर्मपंथी, उसमें कई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन वही बात है, क्या पता इसमें से क्वेश्चन बना दिए जाए। और हमें पता भी होना चाहिए, हमें नॉलेज भी होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया उसका पहला चरण कैसा था, उसके अंदर पहले ये मानो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई, उसके बारे में हमने जिक्र किया। उदारवादी नेता कौन थे, उनका रवैया कैसा था, उनकी कार्य पद्धति कैसी थी, उसके ऊपर आज हमने विस्तार से चर्चा की प्यारे विद्यार्थियों। जो कि हम 3 चरणों की बात कर रही हैं, उसके ऊपर भी संक्षेप में देखा, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, और आज एक बार फिर हमने रिपीट किए इस बात को। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि द्वितीय चरण देखेंगे 1905 से 1919। उग्रवादी जो एक गाल पे थप्पड़ खा करके दूसरा गाल आगे नहीं करते थे, दूसरा गाल तो ये मानो अगले का ही होता था। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले उग्रवादी, गर्मपंथी या अतिवादी जिनको कहा जा सकता है, जो हम अगली क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों और युवा साथियों, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। और आपने अपना कीमती समय निकाल करके जो ये वीडियो, ये क्लास देखी है और सुनिए, उसके लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।